नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत ही मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है, उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वे अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। रंगीन फूल गोभी की खेती है फायदे का सौदा। कम खर्च में कीटों के नियंत्रण में सहायक है नीमास्त्र। किसान भाइयों, खेती के तरीकों में तेजी से बदलाव हो रहे हैं। बाजार, मांग और कृषि की नई तकनीकों को अपनाकर कृषि के प्रति नकारात्मक सोच को बदला जा सकता है। तो इसी के तहत आज हम बात करने जा रहे हैं रंगीन फूल गोभी की खेती के बारे में, जिसकी उन्नत तरीके से खेती करके आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। इसलिए आप किस तरह से करें इसकी उन्नत खेती, आइए जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अजय चौहान से। रंग बिरंगी सब्जी देखने में तो अच्छी लगती है, साथ ही इनका स्वाद भी मजेदार होता है। यही नहीं, सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस तरह की सब्जियां कई तरह की बीमारियों से बचाती है। इनकी खेती के बारे में किसानों को जागरूक किया जा रहा है। ऐसे ही एक फसल है रंगीन फूल गोभी। तो जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे अपने खेत के से जुताई करके एक ऊंचे ऊंचे बेड बनाए हैं। आपका जो एक बेड का साइज़ होता है वो कम से कम 30 सेंटीमीटर ऊंचा अगर आपका बेड रहेगा तो गोभी के लिए काफ़ी अच्छा मतलब फ़ायदेमंद रहता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके ऊपर ड्रिप लाइन्स बिछा देते हैं, जिसे आप टपका सिंचाई भी बोलते हैं, ताकि हम अपने पौधे को ज़्यादा पानी ना दे करके उतना ही पानी दे जितनी उसकी ज़रूरत है। और ड्रिप लाइन बिछाने के बाद हम उसको अपने बेड को क्या पन्नी से कवर कर देते हैं, जिसको आप मल्चिंग भी बोल देते हैं। मल्चिंग के अपने अलग काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। यहाँ पे जो एक खरपतवार जो सबसे बड़ी समस्या रहती है आपके खेत में, तो मल्चिंग के प्रयोग से आप वो समस्या को बिल्कुल ही मतलब कि दूर कर देते हैं। जो आपकी लेबर लगती है खरपतवार निकालने में, आपकी वो सारी की सारी वहाँ पे जो लेबर में कॉस्टिंग आ रही है वो सेव हो जाती है। उसके बाद क्या है, जो इसको लगाने का तरीका क्या है, इसकी पौध कम से कम 1 महीना ले लेती है तैयार होने में। और इसको जब आप अपने खेत में लगाना है तो वो 15 सितंबर से 20 सितंबर के आसपास लगा देना है। तो इस बात का ध्यान रखें कि कम से कम 1 महीना पहले आप अपना बीज मतलब तैयार करने के रख दें, ताकि 15 से 20 सितंबर के आसपास का जब टाइम आए तो आप अपनी फसल को पौध को ट्रांसप्लांट कर सकें। और और इसमें इस खास बात यही है कि जितनी ज़्यादा ठंड पड़ेगी उतना ज़्यादा ही इसका कलर खिल के आएगा। हम जो भी फसल उगाते हैं उसकी मांग उसकी जरूरत के हिसाब से होती है। यह रंगीन गोभी जरूरी पोषक तत्वों के साथ सेहत के लिए भी बहुत फायदे वाली है। ऐसे में इसकी बाजार मांग में कोई कमी नहीं होगी। 2 हाइब्रिड्स हैं जो हमने यहाँ पे लगा रखे हैं। एक पर्पल कलर का है, उसका नाम है वैलेंटीना, और एक ऑरेंज कलर का हाइब्रिड है और जिसका नाम है कैरोटीना। इन दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं। जो कैरोटीना ऑरेंज कलर की कॉलीफ्लावर है, इसमें कैरोटीनॉइड्स काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में आपको देखने को मिलते हैं, और यही चीज़ इसको खास बनाती है। जो आपकी सफ़ेद फूल गोभी है उसे, इसमें अगर आप सफ़ेद फूल गोभी की बात करें तो 25 गुना ज़्यादा विटामिन ए है। मतलब यहीं से आप पता लगा सकते हैं कि आपके घर में जो गोभी आ रही है वो कितनी मतलब कि न्यूट्रिशनल गोभी है। वो मतलब उससे आपका एक डाइट चार्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है। और भी इन कलर्ड कॉलीफ्लावर से काफ़ी ज़्यादा मतलब के फ़ायदे हैं, जैसे कि इनमें एक एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ भी होती है। मतलब जो कैंसर से लड़ने में भी ये आपको मदद करती है। उसके साथ साथ हर घर में आप देख रहे हैं कि मोटापा एक काफ़ी आम समस्या बन गई है, तो वेट लॉस के लिए भी लोग काफ़ी कुछ करते हैं, काफ़ी एक्सरसाइज वो करते हैं। उनके साथ साथ अगर आप इन कलर्ड कॉलीफ्लावर्स का इस्तेमाल करते हैं तो आपके ये वेट लॉस में भी आपको काफ़ी मतलब हेल्प करती है। उसके साथ साथ दिल की बीमारियों के लिए भी ये काफ़ी मतलब फ़ायदेमंद है। और भी इसके अनेकों फ़ायदे हैं, आपकी आंखों के लिए बहुत बढ़िया है।
और किसान भाइयों की अगर बात करें, उनके मुनाफे की बात करें, तो जहाँ पर आपकी सफ़ेद फूल गोभी मान लो 20 से 25 रुपये बिक रही है मार्केट में या मंडी में, तो वहीं कहीं ना कहीं ये कलर्ड कॉलीफ्लावर आपको उससे डबल रेट या उससे अच्छे रेट दिला सकती है मार्केट में, जिससे जो फार्मर की इनकम डबलिंग की हम बात करते हैं, तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से भी मतलब इस गोभी का मतलब एक अलग ही महत्व हो जाता है। न्यूट्रिशनल तो है ही है, साथ में वो इनकम जनरेट करने के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। इसका फूल तकरीबन 800 ग्राम से लेकर के 1 किलो के आसपास का रहता है। तो जैसे हमारा खुद के केंद्र का एक सेल आउटलेट है, वहाँ पे अभी हमारी वाइट कलर की कॉलीफ्लावर 40 रुपीज़ पर केजी पे बिक रही है, और वहीं कहीं ना कहीं हम जो हमारी कलर्ड कॉलीफ्लावर्स है उसको हम 80 पर केजी मतलब कि डबल रेट में इसको सेल कर रहे हैं, और काफ़ी अच्छा मतलब देखने को मेरा लोग पसंद कर रहे हैं। एक तरह से हम देखें तो इसको एक फ्यूचर वेजिटेबल के रूप में हम इसको देख सकते हैं। हम इससे बिल्कुल डेफिनेटली उम्मीद कर सकते हैं कि जैसे बड़े शहरों में आप बेसिकली अगर इनको अभी मार्केट करते हैं तो सही में आप इसके रेट मतलब कि सफ़ेद गोभी के मुकाबले डबल रेट ले सकते हैं। सफेद गोभी की तुलना में रंगीन गोभी में कई गुना ज्यादा पोषक तत्व होते हैं। रंगीन गोभी का फूल 750 ग्राम से 1 किलोग्राम तक का होता है। प्रति एकड़ 6 से 7,000 किलोग्राम उत्पादन मिल सकता है, जिसको 60 से 80 रुपए के हिसाब से भी मार्केट में बेचा जाए तो 4.5 से 5.5 लाख रुपए आमदनी हो सकती है। खाद पानी की अगर हम बात करें तो जिस तरह से आम किसान सफ़ेद फूल गोभी की खेती करते हैं, सिर्फ उसी तरह से ही इसकी भी खेती करनी है, कुछ आपको अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। एक हम यही रेकमेंड करते हैं कि आप कम से कम रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये हमारा भी दायित्व बनता है कि हम जो मार्केट में अपना प्रोड्यूस बेच रहे हैं उसमें केमिकल रेसिड्यू बिल्कुल ना हो, ताकि वो किसी तरह से जो कंज्यूमर इसे कंज्यूम कर रहे हैं आपके द्वारा लगाई गई गोभी को, उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई हेल्थ इशू ना आए। तो जैसे ट्रांसप्लांटिंग के टाइम पे ही हम ट्राइकोडर्मा वगैरह लिक्विड्स का यूज़ करते हैं किसी भी फंगस वगैरह उसकी बीमारी से उसको बचाने के लिए। फिर धीरे धीरे क्या है, जो हम फर्टिगेशन शेड्यूल है अपना वो शुरू करते हैं 18-18-18 से, फिर हम 12-61-0, फिर 13-0-45, और जैसे जैसे इसका फूल बनने लगता है, इसका कर्ड बनने लगता है, तो 0-0-50 जो पोटाशियम हम इसे देते हैं उसका स्प्रे काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पोटाशियम के स्प्रे से क्या है, आपकी जो क्वालिटी है, जो आपका रंग है, वो काफ़ी अच्छा निकल के आता है इसमें। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। रंगों में रचा ये प्रदेश और उस प्रदेश ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। बढ़ती महंगाई से खेती किसानी में फसल की लागत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिससे किसानों को लाभ कम मिल रहा है। लेकिन यदि किसान अपने स्तर पर कुछ तरीकों को अपनाकर खेती करें तो फसलोत्पादन में लागत तो कम रही है, लेकिन साथ ही किसान इन तरीकों को अपनाकर गुणवत्ता युक्त उत्पादन भी ले रहे हैं। इसी के अंतर्गत आज हम बात कर रहे हैं नीमास्त्र के बारे में। तो किसान अपने स्तर पर नीमास्त्र कैसे बनाएं और उसका उपयोग करना किस प्रकार से लाभकारी है, आइए सलाह लेते हैं और हर पहलू पर जानकारी लेते हैं कृषि विज्ञान केंद्र टाकड़ा के विषय विशेषज्ञ टीपी सिंह से।
आप अभी किसान बंधुओं जिस तरह से जैविक खेती की बात हो रही है, जैविक खेती में जो है आप जो है जो आपके पास संसाधन है उसका आप ज़्यादा से ज़्यादा आप उपयोग करके जैविक खेती में आप उपयोग कर सकते हैं। जैविक खेती में कीटों को कैसे कंट्रोल किया जाए उसके बारे में अभी आप जो है देखेंगे। आज के समय में रासायनिक चलन के चलते रासायनिक उर्वरकों का भी अंधाधुंध रूप से उपयोग किया जा रहा है। क्या आप जानते हैं रासायनिक कीटनाशकों के उपयोग से जाने अनजाने में हम भरपूर मात्रा में जहर का सेवन कर रहे हैं, जो धीरे धीरे मानव प्रजाति में बड़े पैमाने पर बीमारियों को जन्म दे रहा है। रासायनिक उर्वरकों के लगातार उपयोग से किसान भाइयों का खर्च तो बढ़ता ही है, साथ ही वे अपनी जमीन को धीरे धीरे बंजर करते जा रहे हैं। इन सब समस्याओं का हल बहुत ही आसान है और वह है जैविक उर्वरक की तरह ही जैविक कीटनाशक का उपयोग खेती में करना। जैविक कीटनाशक आप अपने घर में ही बिना किसी खर्च के बड़ी आसानी से तैयार कर सकते हैं। इसी जैविक कीटनाशक में से एक है निर्मास्त्र। निर्मास्त्र एक जैविक कीटनाशक है जिसके उपयोग से फसल में लगने वाले कीटों और रोगों को काफी हद तक नियंत्रित कर सकते हैं। जिस तरह से अभी आप देख रहे हैं, आप कीटों को नियंत्रित करने के लिए आप निमास्त्र का उपयोग कर सकते हैं। निमास्त्र जो है आप आसानी से अपने घर पर जो है अपने ही संसाधनों से, जो आपके घर के आसपास पेड़ पौधे हैं उनसे ही आप अच्छे से बना सकते हैं। अभी निमास्त्र बनाने का सबसे जो है ना अच्छा तरीका ये है कि आप जो है 200 लीटर का एक ड्रम लीजिए। उस ड्रम में आप जो है ना 100 लीटर आप पानी लीजिए। उसमें आप जो है 5 से 10 किलो आप जो है ना नीम की पत्ती, या यदि आप जो है बारिश के समय निमास्त्र बना रहे हैं तो नीम की निमोली यदि आपको मिल जाए तो नीम की निमोली को आप क्या कीजिए कि 5 किलो आप नीम की निमोली ले लीजिए और उसको अच्छे से आप जो है उसको कूट दीजिए। मतलब नीम की निमोली जो है द्विदाली होती है, तो उस नीम की निमोली को आप अच्छे से जो है ना कूट दीजिए। कूटने के बाद जो है ना वो 2 फाड़ हो जाएगा उसका, और वो जो है ना वो छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाएगा। तो जब छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाएगा तो वो अच्छे से जो है डिकम्पोज हो जाएगा, अच्छे से वो जो है ना गल जाएगा। तो आप जो है ना 5 किलो नीम की पत्ती ले लीजिए और उसको थोड़ा उसको कूट लीजिए। कूटने के बाद आप क्या कीजिए कि नीम की निमोली या जो है नीम की पत्ती 5-5 किलो दोनों आप ले करके 100 लीटर पानी में आप उसको मिक्स कर दीजिए। उसके बाद उसमें आप जो है ना 10 किलो देसी गाय का गोबर और 10 लीटर देसी गाय का गोमूत्र ये ले करके 100 लीटर पानी में आप उसको अच्छे से जो है ना मिक्स कर दीजिए। खूब अच्छे से आप उसको मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद किसान बंधुओं आप उसको जो है 15 दिन के लिए आप उसको छोड़ दीजिए। बीच बीच में आप उसको किसी डंडे की सहारा से घड़ी के दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में आप उसको सेकिंग कर दीजिए उसकी। 15 दिन में ये क्या होगा कि जो गाय का जो 10 किलो गोबर है, गाय का गोमूत्र है और आपका 5 किलो नीम की पत्ती और 5 किलो नीम की निमोली है, वो जो है एकदम डिकम्पोज हो जाएगा, एकदम सड़ जाएगा किसान बंधुओं। निर्मास्त्र को उपयोग में लाने के लिए तैयार मिश्रण को कपड़े की सहायता से पहले छानते हैं। इसके बाद उसमें 1 लीटर निर्मास्त्र में 10 लीटर पानी मिलाकर घोल तैयार किया जाता है। फिर स्प्रे पंप में भरकर किसी भी फसल में स्प्रे कर सकते हैं। जरूरत के अनुसार निर्मास्त्र को हमेशा छायादार स्थान पर रखें। निर्मास्त्र को किसी भी प्रकार की फसल पर रस चूसने वाले कीट या छोटी सूढ़ियों का आक्रमण दिखाई देने पर प्रयोग में लाया जा सकता है। निर्मास्त्र को 6 महीने तक स्टोर करके उपयोग में लाया जा सकता है। निर्मास्त्र को हमेशा प्लास्टिक के बर्तन में छायादार स्थान पर ही रखना चाहिए। इस प्रकार जैविक कीटनाशक निर्मास्त्र के उपयोग से किसान भाई खेती में खर्चा घटा सकते हैं और अच्छी पैदावार ले सकते हैं। उसके बाद आप क्या कीजिए कि जो आपकी फसल में जैसे ही जो है कोई सा भी चूसने वाला कीड़ा, कोई काटने वाला कीड़ा दिखे, इसको इसमें से आप जो है 1 लीटर छान लीजिए। 1 लीटर निमास्त्र ले लीजिए और आप जो है 10 लीटर जो है पानी में आप उसको मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद आप उसको अपनी फसलों पे आप स्प्रे कर दीजिए। इस तरह से आप जो है चूसने वाले कीड़ों को, काटने वाले कीड़ों को नियंत्रित करने के लिए आप
15 दिन पर इस नीमास्त्र का आप जो है छिड़काव करते रहिए। इस रेशियो में जब आप 15-15 दिन पर स्प्रे करते रहेंगे, 10 से 15 दिन के अंतराल पर अपनी फसल पे, कोई सा भी फसल हो, आपकी मूंगफली हो, आपका ग्वार हो, आपका बाजरा हो, आपकी जो है ना मूंग हो, आपकी सब्जियां हो, किसी भी आप फसल में आप इसका जो है स्प्रे जब करेंगे तो ये चूसने वाले कीड़ों के ही माध्यम से, जिससे सफेद मच्छर हुआ, हरा मच्छर हुआ, ये जो है रोगों के वाहक होते हैं। तो जब इनका आप नियंत्रण कर लेंगे तो आपकी फसल में रोग जो है कम लगेगा। जब रोग कम लगेगा तो आपकी जो है ना लागत जो है, उस पे जो दवाइयों की लागत है वो जो है ना कम आएगी। और आप जैविक तरीके से इस नीमास्त्र को आप घर पर बना करके आप इसका उपयोग करके जैविक तरीके से कीड़ों को आप जो चूसने वाले, काटने वाले कीड़ों को नियंत्रित कर सकते हैं, अपनी लागत को कम कर सकते हैं और जमीन को स्वस्थ बना सकते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के खास कार्यक्रम में स्वागत है। अपने प्रदेश में इस मौसम में बहुत से किसान गेहूं की खेती करते हैं और इससे अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए वे गेहूं की फसल में अंधाधुंध यूरिया का प्रयोग करते हैं, जिससे फसल को फायदा होने के बजाय नुकसान होने लगता है। इसलिए अब कृषि वैज्ञानिकों ने लीफ कलर चार्ट को विकसित किया है, जिसके प्रयोग से किसान फसल की आवश्यकता के अनुसार यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं। तो क्या है लीफ कलर चार्ट और उसका प्रयोग कैसे करना है, आइए जानते हैं कृषि विशेषज्ञ सौरभ चौधरी से। सभी किसान बंधुओं का नमस्कार। मैं लीफ कलर चार्ट उसकी यूज़ करके कैसे गेहूं में खाद डाला जा सकता है उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि गेहूं में जो हम फर्टिलाइज़र देते हैं उसमें से नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, पोटेशियम होता है। नाइट्रोजन के अलावा बाकी जो फर्टिलाइज़र है वो हम बेसल डोज में यूज़ करते हैं और सिर्फ नाइट्रोजन हम लीफ कलर चार्ट से मैनेज कर सकते हैं। किसान भाइयों, लीफ कलर चार्ट का उपयोग करने से पहले आप ये जान लें कि आखिर लीफ कलर चार्ट होता क्या है। लीफ कलर चार्ट एक ऐसा पत्रक है जिसे कृषि वैज्ञानिकों ने कई फसलों की पत्तियों पर शोध कर पौधों की मांग के अनुसार पत्तियों के रंगों को देखते हुए बनाया है। इसके रंगों की तुलना पौधों की पत्तियों से करके पौधे में नाइट्रोजन की कमी और अधिकता का पता लगा सकते हैं। इस पत्रक में पत्तियों के रंग के अनुसार पौधों के कुछ अंक के ऊपर यूरिया की मात्रा भी दी जाती है, जिससे आप यूरिया की मात्रा को आसानी से जान सकते हैं।
फसल से अच्छा उत्पादन हो, इसके लिए किसान आमतौर पर अंधाधुंध उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, जो कि सही नहीं है। यूरिया की अधिकता और कमी दोनों ही फसलों के उत्पादन में भारी गिरावट डालते हैं। इस प्रकार के नुकसान से बचने के लिए किसान लीफ कलर चार्ट की सहायता से पौधे की मांग के अनुसार उर्वरक का प्रयोग कर सकते हैं। किसान इस चार्ट का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। नाइट्रोजन का जो इस्तेमाल होता है हम स्प्लिट डोज में करते हैं, हम लोग सब जानते हैं। नाइट्रोजन का हम स्पेशली 3 डोज में कर सकते हैं। पहला जो डोज होता है वो हम बेसल एप्लीकेशन कर सकते हैं, और सेकंड और थर्ड डोज जो है फर्स्ट और सेकंड इरिगेशन में हम देंगे। तो बेसल डोज के लिए हम अगर 1/3 नाइट्रोजन फर्टिलाइजर दे देंगे तो सेकंड और थर्ड डोज में 1/3 करके देंगे। अब हम लीफ कलर चार्ट की इस्तेमाल करके जो नाइट्रोजन का रिक्वायरमेंट है वो हम कैसे कम कर सकते हैं वो हम आपको बताएंगे। तो ये जो लीफ कलर चार्ट है आप देख रहे हैं, इसमें 3 से लेकर 6 तक का रेटिंग है। तो हमको क्या करना है, पहले फील्ड में जाके जो मैच्योर पत्ते हैं उसका कलर इससे मैच करना चाहिए। कलर मैच करने के लिए हमको कम से कम 10 पत्ते का कलर इसके साथ मैच करना चाहिए, और उसका जो रेटिंग आएगा वो हमको नोट कर लेना चाहिए। लीफ कलर चार्ट से फसलों की पत्तियों का रंग मिलाया जाता है, और जिस रंग से पत्तियों का रंग मिल जाता है उसके ऊपर से लिखे अंक को नोट कर लेते हैं। इसके बाद कलर चार्ट के पीछे लिखे विवरण के अनुसार यूरिया की मात्रा का प्रयोग फसलों में करते हैं। तो रीडिंग कुछ भी आएगा तो 3 to 6 के बीच में रीडिंग आएगा। अगर 10 में से 6 पत्ते का रीडिंग अगर 5 से कम आया तो हमको जो है मिलेगा इसमें कि नाइट्रोजन का कमी है। तो हम जो 10 पत्ते का रीडिंग लेंगे तो उसका अगर एवरेज 6 से नीचे आए तो हमको 15 kg यूरिया पर हेक्टर हमको एप्लीकेशन करना चाहिए। अगर उसका रेटिंग 4.5 to 5 के बीच में आए तो हमको 30 kg नाइट्रोजन मतलब यूरिया पर हेक्टर देना चाहिए। अगर उसका रेटिंग 4 to 4.5 आए तो हमको कम से कम 40 किलो यूरिया पर हेक्टर एप्लीकेशन करना पड़ेगा। और अगर लेस देन 4 अगर हमारा रीडिंग आए तो हमको 55 किलो यूरिया पर हेक्टर एप्लीकेशन करना पड़ेगा। 21 दिन की फसल से लेकर बालियां निकलने की शुरुआती अवस्था तक लीफ कलर चार्ट का इस्तेमाल करें। इसके लिए खेत के 10 पौधों का चुनाव करें। सुबह 8 से 12 बजे या फिर शाम में 2 से 4 बजे के बीच चयन किए गए इन पौधों की शीर्ष पत्तियों के रंगों का चार्ट से मिलान करें। अगर 10 पत्तियों में से 6 पत्तियों का रंग ऊपर से गहरा हरा, पीला या कॉलम 6, 5, 4 और 3 के रंगों के अनुसार है तो खेतों में नाइट्रोजन का प्रयोग चार्ट में दी गई मात्रा के अनुसार करना होता है। हर 10 दिन के अंतराल पर यह प्रक्रिया दोहराएं और जरूरत के मुताबिक यूरिया डालें। इस लीफ कलर चार्ट जो है उसको यूज करके हम लोग अपना गेहूं में फर्टिलाइजर का जितने जरूरत है हम उतना दे के हमारा जरूरत को कम कर सकते हैं। लीफ कलर चार्ट इस्तेमाल करने के लिए हमें कुछ सावधानियां अपनाना पड़ेगा। पहला तो यह है कि हम जो पत्ते को साथ हम मैच करेंगे उसमें कोई कीड़े का अटैक नहीं होना चाहिए, उसमें कोई रोग का अटैक नहीं होना चाहिए और वो फुल्ली मैच्योर पत्ता हो। जब हम लीफ कलर चार्ट से कलर मैच करेंगे तो हमारी बॉडी का शेड से पत्ते को ढक लेना चाहिए और उसके बाद उससे हम रीडिंग लेना चाहिए। डायरेक्ट सनलाइट में नहीं लेना चाहिए और हमारा प्रयास यही रहना चाहिए कि 12 बजे से पहले हमको ये रीडिंग लेना चाहिए और 4 बजे के बाद लेना चाहिए कि डायरेक्ट सनलाइट का जो इफेक्ट है वो कम से कम हो। लीफ कलर चार्ट के इस्तेमाल करके अगर किसान अपना खेत में फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करे तो उसमें फर्टिलाइज़र की बचत होगी और उपज में भी ज़्यादा होंगे। तो ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि लीफ कलर चार्ट यूज़ करके आप जब फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करेंगे तब आपको उपज ज़्यादा मिल सकते हैं और आपको फर्टिलाइज़र की भी बचत हो सकते हैं। और आइए अब जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उससे पूछा है ग्राम गुरकी जिला दौसा के कृषक रणवीर यादव ने। ये अधिक दूध देने वाली गायों की उन्नत नस्लों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो रणवीर यादव जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। अच्छे नस्ल का चुनाव भी बहुत जरूरी है कि हम जो गाय रखे हैं वो गाय एकदम देहाती किस्म की जो गाय है उनके
उत्थान के लिए उनके लिए आपको जो है क्रॉस ब्रीडिंग करवाना पड़ेंगे। उसके लिए आपको फ्रीजियन नस्ल की गाय, जर्सी नस्ल की गाय, उसका क्रॉस रखना पड़ेगा। उसका दूध का मात्रा आपको 10 से 12 लीटर। आप देसी नस्ल की गाय का ही पालन चाहते हैं तो अपने देश में कई ऐसी नस्लें हैं जिनकी दूध की मात्रा अधिक है। इनसे दूध की अच्छी क्वालिटी तो मिलती ही है और इनके गोबर की खाद मिट्टी के लिए काफी फायदे वाली होती है। देसी गायों की देख रेख पर बहुत अधिक ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ती, जबकि विदेशी गायों की विशेष देख रेख करनी पड़ती है। देसी गायों में बीमारियों से लड़ने की क्षमता अधिक रहती है, लेकिन विदेशी गायों को बीमारियां अधिक परेशान करती हैं। अपने देश में भी अच्छी गाय हैं जिनको कि हम रख सकते हैं, जैसे साहिवाल है, उसको आप रख सकते हैं। आप देखेंगे थारपारकर है, उसको आप रख सकते हैं। गीर है, ये अपने देश की गाय है, लेकिन इनकी दूध की मात्रा काफ़ी अच्छी होती है। आपके द्वार पे आके 8 किलो 6 किलो दूध आसानी से आपको इनसे मिल सकता है। तो आप अगर देहात के अपने गाय को थोड़ा सा रिप्लेस करेंगे, क्रॉस ब्रीडिंग की सुविधा हर जगह उपलब्ध है, कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध है, उसको इस्तेमाल करें और अपने गाय से ज़्यादा दूध लेना है, ये ध्यान रखें। और आइए एक नजर डाल लेते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadaata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल इसी वक्त